पर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। तो मतलब लोकल शॉप पे वो गया था और उसने देखा कि वहाँ पे छोटी छोटी सी बेंचेस बनी थी, मतलब वो थी कुल्हाड़ी थी और काटने वाले ये सब चीज़ें थी। अब ब्राइट फायर एकदम से मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उसने देखा कि आग जल रही है और दो जो मैन है, 2 men वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप, और बीट करके मतलब मार मार के उसको शेप दे रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और प्रभाकर ये सोच रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तो देखिए आयरन टूल्स, ये हमें स्टोरी बताई है आयरन के बारे में कि आयरन कैसे आई होगी, क्या क्या हुआ होगा, ये सब हम इसमें देखेंगे। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। आजकल तो हम लोग को लगता है कि आयरन हमेशा से रहा होगा, लोहा, हर चीज़ में हम लोग लोहा यूज़ कर लेते हैं आराम से। थिंग्स मेड ऑफ आयरन या फिर स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है। जिस बस में आप जाते हैं वो लोहे या स्टील की बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए द यूज़ ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में लगभग 3000 ईयर्स पहले आयरन का, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। जो लार्जेस्ट कलेक्शंस हमें मिलते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे हमें लोहे के औजार मिलते हैं या फिर हथियार मिलते हैं, टूल्स एंड वेपन्स मतलब औजार और हथियार मिलते हैं, तो वो हम लोगों को मेगालिथिक बरियल्स, मेगालिथिक, मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो काफ़ी बड़े बड़े बरियल्स जहाँ पर मतलब दफनाया जाता था, वो जहाँ पर मिलते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 4 में उसके बारे में देखा था, वहाँ पे भी हमें लोहे के औजार देखने के लिए मिलते हैं। अराउंड 2500 ईयर्स पहले एविडेंस मिलते हैं हमें कि आयरन के टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। आयरन के टूल्स में एक्सेस, कुल्हाड़ी वगैरह, और जिनका फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए मतलब जंगलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पेड़ों वगैरह को। आयरन प्लोशेयर मतलब हल वगैरह में इस्तेमाल होता था खेती के लिए। प्लोशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लोशेयर से क्या होता था ना कि मतलब हल से आप जब मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि फसल अच्छी उगती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लोहे के औजार हमें यहाँ पे बता रखे हैं। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो हम लोगों ने लोहे की चीज़ें देखी एग्रीकल्चर में, खेती में इस्तेमाल हुई, और फिर उसके बाद इरिगेशन का मतलब सिंचाई का इस्तेमाल हुआ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फसल को अच्छा करने के लिए। किंग्स, राजा और जो राज्य होते थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, could not have existed without the support of flourishing villages। अगर ये जो हम इतने बड़े साम्राज्य, शहरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बट अगर अच्छे वो नहीं होते, गांव नहीं होते, तो कभी भी शहर या फिर साम्राज्य नहीं बन पाते। While new tools and system of transportation increased, मतलब नए नए औजार, हथियार बनने लगे, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अच्छे से बनाया जाने लगा। इरिगेशन भी बढ़ा, ठीक है। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो इरिगेशन मतलब गड्ढा खोद करके रख देते थे, फिर उसमें बारिश का पानी भरता था और फिर वो आसपास के इलाके को सिंचाई प्रोवाइड करता था। फिर टैंक्स मतलब कुएं टाइप के बनाए गए, टंके, वेल्स वगैरह बनाए गए। कैनाल्स मतलब नदियों का पानी, जैसे नदी है फिर यहाँ से एक रास्ता बना दिया, यहाँ सीधी सीधी जा रही थी, बीच में से इसका रास्ता काट दिया तो ये यहाँ को मुड़ जाएगी, तो ये कैनाल्स बन गए थे। तो अगर हम लोग, तो ये हमें देखिए चार्ट सा दिया हुआ है, इसमें हमें चीज़ों को भरना है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन, जो इरिगेशन का काम है वो शुरू होता होगा। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, प्लेसेस एंड फोर्ट्स। किंग्स को आर्मी के लिए मतलब पैसे वगैरह की ज़रूरत होती होगी, तो लोगों से वो रेंट लिया करते होंगे, टैक्सेस लगाया करते होंगे। टैक्स लगाने के लिए खेती अच्छी होनी चाहिए, खेती अच्छी होने के लिए उसमें सिंचाई करनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती होंगी। ये आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं, हु लिव्ड इन द विलेजेस, गाँव में कौन रहता था। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो लगभग 3 अलग अलग तरीके के लोग हम लोग को गाँव में, चाहे वो नॉर्थ साइड हो चाहे साउथ साइड हो, 3 तरीके के अलग अलग लोग हमें गांव में दिख जाते हैं। तमिल रीजन की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जिनको विल्लावर कहा जाता था। लैंडलॉर्ड्स मतलब ज़मींदार जिनकी खूब सारी ज़मीनें होती थी, उनको विल्लावर कहा जाता था तमिल के रीजन में, ठीक है। एक तो वो होते थे, एक होते थे ऑर्डिनरी प्लोमेन जिसको उजहावर कहा जाता था। ये ना टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो टर्म्स है ना ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी काम आ जाते हैं। विल्लावर कौन होते हैं? लार्ज लैंड ओनर्स। उजहावर कौन होते हैं? ऑर्डिनरी प्लोमेन मतलब किसान, नॉर्मल किसान। और फिर आते हैं लैंडलेस लेबरर जिनको स्लेव्स वगैरह भी आते थे, जिसमें कदासियार या फिर आदिमाई। तो नॉर्मल लोग को आदिमाई और कदाइसियर होते थे, और जो ऑर्डिनरी प्लोमेन होते थे मतलब जो खेती बाड़ी करते थे वो उजहावर होते थे, और जिनके पास खूब खूब सारा लैंड होता था वो विल्लावर उनको कहा जाता था तमिल वाले रीजन में। नदर्न पार्ट जो थी कंट्री की, उसमें जो विलेज हेडमैन मतलब विलेज का जो हेड होता था उसको ग्राम भोज
भोजका कहा जाता था। यूजुअली मैन जो होते थे सेम फैमिली के ही, वो काफ़ी सालों तक, मतलब जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक ये पोजीशन ग्राम भोजका की उनके पास ही रहती थी। अदर वर्ड्स में हम कहें तो ये हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब है कि परिवार में ही जो चीज़ चली जाती है, कि आपका बेटा, मतलब दादा भी वही थे, फिर पिता भी वही बन गए, बेटा भी वही बन गया, फिर उसका बच्चा भी वही बन गया, है ना। तो ग्राम भोजका हेरिडिटरी था। ग्राम भोजका वॉज अफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो ग्राम भोजका ज़्यादातर वही होते थे जिनके पास खूब सारा लैंड होता था। जनरली उनके ग्राम भोजका के पास गुलाम स्लेव्स भी होते थे जो उनके लिए खेतों में काम किया करते थे। बिसाइड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते थे। और किंग जो है ये ग्राम भोजका से ही कहते थे कि भाई तुम जो है रेवेन्यू कलेक्ट करो अपने इलाके में, कर इकट्ठा करो और हमको पहुंचा दो। और वो जज की तरह फंक्शन भी करता था और कई बार पुलिसमैन की तरह भी फंक्शन करता था। जो ये ग्राम भोजका होता था, मतलब कि कोई दिक्कत हो गई है तो सब लोग उसके पास आते थे और वो चीज़ों का निपटारा करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका के अलावा काफ़ी अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे। कुछ लोग होते थे जो इनकी खेतीबाड़ी होती थी ठीक ठाक, उनको गृहपतिस कहा जाता था, जो फार्मर्स होते थे। मोस्ट हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, मतलब छोटे छोटे जिनके पास अपने लैंड होते थे उनको गृहपत्यास कहते थे, गृहपतिस। और जिनके पास खूब बड़ा बड़ा लैंड होता था उनको ग्राम भोजका कहा जाता था। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दास कर्माकरा। मैन एंड वुमेन जो कि और नीचे जिनको माना जाता था उनको दास कर्माकरा कहा जाता था, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था और वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। ज़्यादातर विलेजेस में देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। तो मतलब ज़्यादातर विलेजेस में ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करने वाला, घड़े वगैरह बनाने वाला, कारपेंटर दरी वगैरह बनाने वाला, वीवर बुनाई करने वाला, ये सब भी हुआ करते थे। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, देखिए सबसे पुरानी जो तमिल की कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब जो कुछ लिखा गया है सबसे पहले तमिल में, वो है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर तमिल वाले रीजन को बिलोंग करता है और ये लगभग 2300 ईयर्स पहले लिखा गया था। इन टेक्स्ट को हम लोग संगम कहते हैं बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नोन एज संगम। तो ये जो टेक्स्ट है, जो ये सब लिखे गए हैं, ऐसा माना जाता है कि कई सभा लगती थी और कई सारे लोग मिलजुल के इसको लिखते थे, इसलिए इनको संगम कहते हैं कि मिल करके लिखा हुआ है सबने। काफ़ी सारे पोएट्स हैं। और कहाँ पर होता था, सिटी जो थी ना मदुरई में संगम लगते थे और तब ये कंपोजिशंस लिखे जाते थे। तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो ऊपर के जो हम लोग विल्लावर है ना और आदिमाई, ये सब जो हमने देखे जो शब्द हैं, ये हमें संगम लिटरेचर में मिलते हैं। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। इन सब के बारे में जानकारी रखना। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ जातकास, आपने जातक की कहानियाँ सुनी होंगी जो हम गौतम बुद्ध के जीवन के काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। काफ़ी स्टोरीज़ जो हैं वो ऑर्डिनरी लोगों की भी होती थी, जो कि लिखी गई थी और प्रिजर्व करी गई थी बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा। मतलब आम आदमियों की, आम लोगों की कहानियाँ भी जातकास में मिलती हैं। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ जातक स्टोरी, जो हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से पुअर मैन जो है वो ग्रेजुअली, मतलब एक पुअर मैन था वो रिच बन गया, क्लेवर पुअर मैन। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक क्लेवर पुअर मैन था जो कि सिटी में रहता था। उसका ओनली रिसोर्स था उसका डेड रैट, ओनली रिसोर्स का था उसका मरा हुआ चूहा। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर द कैट। और वो क्या करने गया कि मरा हुआ चूहा था और कि 1 रुपये में खरीद लो अपनी बिल्ली के लिए। देन एक दिन क्या हुआ, देयर वाज अ स्टॉर्म, एक दिन आंधी आ गई। किंग का गार्डन वाज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स। आंधी आ गई तो किंग का गार्डन जो लिटर हो गया, लिटर मतलब गंदा हो गया पत्तियों से और टहनियों से। गार्डनर वॉज इट लॉस्ट एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। गार्डनर वॉज इट लॉस्ट, ये देखिए वॉज इट लॉस्ट मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो इसको साफ करेगा। यंग मैन जो था, वही आदमी जिसका चूहा था जो मर गया था, उसके बेचने की कोशिश कर रहा था, वो यंग मैन ने कहा कि मैं इस गार्डन को साफ़ कर दूंगा अगर मैं ये जो लकड़ियां हैं और ये जो पत्तियां हैं ये अपने पास रख सकूं। तो गार्डनर मान गया इसके लिए। यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग with an offer of sweets for every stick and a leaf that would collect. In no time every scrap had been neatly piled up near the entrance. तो एकदम से फिर उसने क्या कहा, वो जो
यही पुअर मैन था जो उसने कहा था माली से मैं साफ़ कर दूंगा। तो आसपास ना बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों को बुलाया और कहा कि ये जो पत्ते हैं ये एक साथ इकट्ठे कर दो, ये टहनियाँ हैं ये एक साथ इकट्ठे कर दो, अगर तुम करोगे तो हर एक टहनी के लिए मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। जस्ट देयर, और ये काम बहुत जल्दी से हो गया एकदम फटाफट से। तभी जो है किंग स्पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट्स। अब इतने में ही जो किंग का पॉटर था, मतलब राजा का वो था ना जिसको एक तरह से शाही पॉटर था, पॉटर मतलब कुम्हार, शाही कुम्हार था जो जिसको पॉट्स बनाने थे। तो अपने पॉट्स को पकाने के लिए उसको लकड़ी की ज़रूरत थी ताकि वो जला करके लकड़ी को अपने पॉट्स को पका सके। तो वहाँ पे ढूंढता हुआ आ गया। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। और फिर उसने पूरा का पूरा लॉट, मतलब वही लकड़ी और पत्तियों का जो गठरा था वो उठा लिया और पैसे दे दिए यंग मैन को। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब ये जो यंग मैन था इसने एक और प्लान के बारे में सोचा। ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। वो एक जार में पानी भर के सिटी के गेट पे चला गया। एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। और पानी पिलाया 500 ग्रास कटर मतलब घास काटने वाले लोगों को। They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us what we can do for you." तो इसने क्या किया, पानी पिला दिया घास काटने वाले लोगों को। तो लोगों ने कहा कि भाई तुमने हमारे साथ हमारी हेल्प की, अब हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो उस आदमी ने कहा, ही रिप्लाइड, "I will let you know when I need your help." कि मैं आपको बता दूंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। देन ही मेड फ्रेंड्स विथ ट्रेडर्स। फिर वो ट्रेडर का मतलब व्यापारियों का दोस्त बन गया। वन डे, एक दिन ट्रेडर ने उससे कहा, "टुमारो हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेस." हियरिंग this, our young men went back to the grass cutters. तो क्या हुआ कि उसको पता लगा ट्रेडर से कि कल जो है 500 घोड़े बेचने के लिए एक घोड़े का व्यापारी आ रहा है। ये सुनकर कि यंग मैन जो था ना, अपने जो ग्रास कटर्स उसने दोस्त बनाए थे, ग्रास कटर्स घास काटने वाले लोग जिसको उसने पानी पिलाया था, उनके पास वो चला गया और कहा, "प्लीज़ गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच." कि आप मुझे प्लीज़ एक घास का बंडल दे दो। एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी घास ना बिक जाए। उन्होंने मान ली इस बात को। एंड गेव देम 500 बंडल्स। क्योंकि 500 लोगों की उसने मदद करी थी तो उसको 500 बंडल मिल गए। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स, ही परचेज द यंग मैन ग्रास फॉर 1000 कॉइन्स। अब वो 500 जो थे घास के बंडल, क्योंकि और बाकी सबसे उन्होंने कह दिया था कि मत बेचना, क्योंकि उसने बाकी सबकी मदद की थी ना, तो वो सब मान गए और किसी ने भी घास नहीं बेची। तो जो हॉर्स ट्रेडर था उसने 1000 कॉइन में घास खरीदी अपने घोड़ों के लिए। तो देखिए कितना वो होशियार था, कितना लंबा चौड़ा प्लान बना था, कैसे उसका सक्सेसफुल हुआ। व्हेन द हॉर्स डीलर, ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छी सी स्टोरी हमें देखने के लिए मिली कि समझदारी से किस तरीके से काम लिया जा सकता है। We can use other kinds of evidence to find out about the life of the early cities. हमें और सारे एविडेंस भी मिलते हैं कि उस समय जो लाइफ होती थी शहरों की वो कैसी होती थी। स्कल्प्टर्स होते हैं जो मूर्तिकार टाइप्स होते हैं ना, वो carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railing, pillars, gateways of buildings that they were visited by people. तो इसमें यही है कि जो स्कल्प्टर्स थे मतलब मूर्तिकार थे या फिर वो गढ़ाई का खूब होता ना कि नक्काशी वगैरह का काम करते हैं, जो आपने कई बार दीवारों पे या फिर खंभों पे देखी होगी। तो वो क्या करते थे, रेलिंग्स पे, बिल्डिंग्स पे वो बनाया करते थे, नक्काशियाँ किया करते थे। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपथ्स। तो ज़्यादातर जो लगभग 2500 साल पहले जो सिटीज़ बनी थी वो ज़्यादातर जो हमने महाजनपथ्स के बारे में नहीं पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, कि जो खूब बड़े बड़े साम्राज्य हो जाते थे उनको महाजनपथ कहा करते थे। उनकी जो कैपिटल होती थी ना, उनकी जो राजधानी होती थी वही क्या होती थी, ज़्यादातर अपनी शहर बनते थे बड़े बड़े। इनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स। ये जो सिटीज़ हैं ये खूब बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी होती थी ताकि इन पे कोई अटैक ना कर सके। मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब रोज ऑफ पॉट्स मिले हैं इस तरीके से। देखिए ये पॉट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सिरेमिक रिंग्स टाइप की भी मिलती हैं जो कि रिंग वेल्स में इस तरीके से कुएं हो और इस तरीके से अटैच रहती हैं। दे सीम टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट इन सम केसेस। कई बार तो टॉयलेट्स की तरह इस्तेमाल किया गया था।
एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज ड्रम्स, तो कई बार इनमें कूड़ा डाला जाता था। दीज रिंग्स वर यूजुअली फाउंड इन द इंडिविजुअल हाउसेज, और ये जो रिंग्स हैं वो अलग अलग घरों में भी हमें देखने के लिए मिलती थी। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ प्लेसेस, मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के घरों के और मार्केट्स वगैरह के रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर, शायद अभी और भी डिस्कवरी होनी बाकी है। ज़्यादातर जो है वो जो भी मिले हैं वो लकड़ी से या फिर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, और या फिर वो थैच्ड रूफ होती है ना, जो जैसे कि लकड़ियों टहनियों वगैरह से कच्चे घर जो बना लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें जो थी ये हो सकता है सर्वाइव ना करी हो। एनी वे ऑफ फाइंडिंग, अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटीज़ इज़ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड दैम, तो जो लोग सेलर्स मतलब घूमने वाले लोग जो थे वो आते थे किसी शहर को घूमते थे और उसको लिख दिया करते थे, तो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट्स दैट हैज़ बीन फाउंड as by an unknown Greek sailor, एक अननोन है, नाम नहीं पता, एक सेलर ने लिखा है। he described all the ports he visited, उसने लिखा है सबके बारे में, उन सब पोर्ट्स के बारे में जहाँ जहाँ वो गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है ना, कितनी मतलब आज के टाइम पे भी ऐसी कर पाना कितना मुश्किल है ना, कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, स्कल्प्टर्स किया करते थे। तो देखिए इसमें हम लोगों को भरूच जो है वो कहाँ पर, मैप 7 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 105 पर, ठीक है, पेज नंबर 105 खोल के देख लीजिए बुक में। तो इसमें बरूच के बारे में हमें बताया गया है कि बैरूच, जिसको ग्रीक में बेरिगाजा कहते हैं, कि वहाँ को नेविगेट करना मतलब उसमें जाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल सेलर जो बहुत अच्छे से शिप चलाना जानता है वही जा सकता है। और फिर कहते हैं कि इम्पोर्ट्स मतलब बेरिगाजा जो था बैरूच, वहाँ पर क्या क्या आता था, कॉपर, टिन, लेड, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड, ये सब आता था। और वहाँ से क्या क्या जाता था, हिमालय के प्लांट्स, आइवरी, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, ये सब जाते थे। और स्पेशल गिफ्ट किंग के लिए लाए जाते थे, जो मर्चेंट सामान बेचने आता था ना, वो किंग के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर के आता था, जैसे कि सिंगिंग बॉय, सिल्वर, ब्यूटीफुल वुमेन, ये सब। अब आते हैं पंचमार्क कॉइन्स। तो देखिए पंचमार्क कॉइन्स ना जनरली रेक्टेंगल होते थे या फिर स्क्वायर के होते थे, और इस तरीके की शेप उनको दी जाती थी, किसी भी मेटल को काट करके ये शेप उनको दे दी जाती थी। फिर उसमें ना एक ठप्पा मारा जाता था। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इसको गाढ़ा नहीं जाता था, बल्कि स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, पंच से या फिर डाई से उस पर ठप्पा मार करके ये सिंबल्स बनाए जाते थे। और क्योंकि इन पे पंच मारा जाता था इसलिए इनको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल अर्ली, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे देश में ये पंचमार्क कॉइन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और इनको डाई या फिर पंचेस का इस्तेमाल इन्हें किया जाता था इन पर। अब सिक्कों की बात आती है। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन, ठीक है। सिक्कों के हम लोगों ने देखा था ना कि वो 1000 सिक्के लेता है 500 गंडल बेचने के घास के, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, आर्कियोलॉजिस्ट को कई हज़ार कॉइन मिले हैं इस समय काल के। अर्लीस्ट कॉइन्स जो थे यूज़ में आते थे अबाउट 500 ईयर्स अगो, वो पंचमार्क कॉइन्स होते थे इस तरीके के, पंचमार्क पंच करके या फिर इंक का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। इस पोएम में यही बताया गया है कि जो है वीट वाइट लगा होता है, उगता है लैंड में, और मतलब वीट और नमक का जो व्यापार होता है ना उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, सिटीज़ जो है उनके कई सारे काम होते थे। वेरी ऑफन एक सिंगल टाउन जो होता था वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता था। अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा इम्पॉर्टेंट था लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बसाई गई थी। इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोकेटेड था एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रिवर्स, रूट्स ऑफ ट्रैवल, मतलब 2 मेजर रिवर्स के बीच पर मथुरा पड़ता था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आते थे, काफ़ी ट्रेड व्यापार हुआ करता था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड से, मतलब पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ से भी आते थे, ईस्ट वाले रीजन से भी आते थे, साउथ नॉर्थ पूरे देश से लोग मथुरा में आते थे। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, मतलब सिटी के अराउंड जो है फोर्ट, किले वगैरह बनाए गए थे। एंड सेवरल श्राइन्स, काफ़ी मतलब होते हैं ना श्राइन्स जैसे कि मंदिर वगैरह, ये सब भी बनाए हुए थे। और फार्मर्स, किसान हो गए, चरवाहे हो गए, ये आसपास के इलाके में रहते थे और खाना प्रोवाइड करते थे शहर को। मथुरा जो था सेंटर था वो फाइन स्कल्पचर का भी, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मूर्तिकार भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अराउंड 2000 साल पहले मथुरा जो है वो सेकेंड कैपिटल बन गया था कुशान्स की, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। मथुरा जो है रिलीजियस सेंटर भी बन गया था, जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, जैन श्राइन्स भी थी। और मथुरा में आपको पता तो है कि कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस सच एज स्टोन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ हाथ से लिखी गई हो, जैसे कि पत्थर पर हाथ से गाढ़े के
गढ़ाई करके लिखा हुआ वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। तो स्टोन पर, स्लैब्स पर, स्टैचू पर, है ना, मथुरा में हमें काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जनरली दे आर शॉर्ट, छोटे छोटे से इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिसमें रिकॉर्ड करते हैं गिफ्ट्स मेड बाय मैन, समटाइम्स वुमेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स। मतलब श्राइन्स, आप लोग मंदिरों में जाते हैं, आप एक स्लैब सी देखते हैं, उस पर नाम लिखा होता है लोगों का कि इसने ये दान किया, उसने वो दान किया, वही इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो दे वर मेड बाय किंग्स और क्वींस भी करते थे, मतलब जो मंदिरों को और मोनास्ट्रीज को, है ना, इन सबको, मठों को जो दान दिया जाता था वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाता था। इंस्टेंस के लिए, फॉर इंस्टेंस, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट गार्ड, मतलब हर कोई जो भी सिटी का इंसान होता था जो वो देता था दान वगैरह, वो सब इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे अपना। अब क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, तो ये देखिए नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये हार्ड सा होता है, व्हील मेड मेटेलिक लुक लाइक विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। मतलब व्हील से वही अपने पॉटर की तरह बनाते हैं, मगर इसका ना सरफेस जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये मेटल का बना हुआ हो। पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थनवेयर, अर्थनवेयर मतलब होता मिट्टी का, बट इतना शाइनी होता है कि लगता है कि मेटल का बना हो। तो अदरवेयर टू वेरी, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अपनी क्लिन में, अपनी भट्टी में रखता है, विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ हिज आउटर सरफेस। अपनी भट्टी में बहुत ही ज़्यादा गर्म करता है इसको, तो वो काला पड़ जाता है। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड, ब्लैक कलर का कलर भी इस पर लगाया जाता है ताकि इस पर मिरर जैसी शाइन आ जाए। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, तो वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। आर्कियोलॉजी के थ्रू भी हमें, जब हमने खुदाई वगैरह करी तब भी हमें क्राफ्ट्स के एविडेंस मिले हैं। इंक्लूड इसमें एक्सट्रीमली काफ़ी अच्छी फाइन पॉटरी, नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमने देखा, इसको हमें मिली है। ये हमें कहाँ से, पूरे के पूरे हमें सब कॉन्टिनेंट में, नदर पार्ट में, मतलब नॉर्थ इंडिया में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसका नाम नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नदर्न क्योंकि नॉर्थ साइड मिलती है, ब्लैक मतलब काली होती है, पॉलिश्ड मतलब चमकदार होती है। रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स में हैव नॉट सर्वाइव। काफ़ी सारे जो एविडेंस है वो इतनी सदियों तक सर्वाइव ही नहीं करे होंगे। वी नो, हम इनको टेक्स्ट से जो लिखा हुआ है या फिर जो कपड़े वगैरह पे बना के दिखता है हमें, उससे हमें थोड़ा बहुत इसके एविडेंस मिलते हैं। फेमस सेंटर्स थे इसको बनाने के, वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में, और मैन और वुमेन दोनों के दोनों इन सेंटर्स पे काम किया करते थे। काफ़ी सारे क्राफ्ट पर्सन और जो व्यापारी होते थे वो एसोसिएशन बना लेते थे जिसको श्रेणीज कहा जाता था। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रेणीज क्या होती थी। तो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स जो है ना, उनके जो एसोसिएशंस होते थे उनको श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणीज जो होती थी ना क्राफ्ट पर्सन की, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, और वो क्या क्या काम करती थी ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करती थी, रॉ मटीरियल प्रोड्यूस करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी फाइनल गुड्स को। मतलब ट्रेनिंग देती थी, काम करती थी, और फिर सामान बेचने का काम ये मर्चेंट्स किया करते थे। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज ट्रेड, जो मर्चेंट के जो एसोसिएशन होते थे वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, ये बैंकों की तरह भी काम करते थे, जहाँ पर रिच मैन और वुमेन अपने मतलब बैंक की तरह काम करते थे, क्योंकि इनके पास पैसा होता था तो लोग अपना पैसा इसमें डिपॉजिट करते थे और जब ज़रूरत होती थी तो निकाल लेते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड इन अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्रीज। तो लोग पैसा जमा करते थे और वो उसका व्यापार में इस्तेमाल करते थे, जो प्रॉफिट आता था उसके हिसाब से। जैसे आज का बैंकिंग सिस्टम चलता है, आप अपना एक्स्ट्रा मनी बैंक में रखो और बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा, तो ये श्रेणीज भी इसी तरह किया करती थी। अब हो गया बस हमारा चैप्टर कंप्लीट, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, कोई नहीं। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो ये अर्थशास्त्र में हमें रूल्स मिलते हैं कि किस तरीके से स्पिनिंग वीविंग होगी। स्पिनिंग वीविंग मतलब वही कपड़े की बुनाई वगैरह का काम। तो विधवा औरतें और यंग वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड नन, मदर्स ऑफ कोटिसन्स, है ना, रिटायर्ड वुमेन वगैरह, ये सब ना काम करती थी वूल का, बाग का, कॉटन का, इन सबको बनाने का। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पैसा दिया जाता था। जो औरतें घर से काम, मतलब घर के बाहर नहीं जा सकती थी, वो घर से काम कर सकती थी, और इनका एक सुपरिटेंडेंट होता था। सुपरिटेंडेंट काम के अलावा कोई और बात नहीं कर सकता था, और अगर काम अच्छे से ना किया जाए तो पेमेंट भी काटी जा सकती थी और अंगूठा भी काटा जा सकता था। तो ये छोटी सी स्टोरी है अर्थशास्त्र में रूल्स के बारे में कि स्पिनिंग और वीविंग, बुनाई वगैरह के क्या रूल्स थे। अब आता है अरिकमेडु। अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी में है,
सदर्न साइड में हमारे देश के यहाँ पे कोस्टल सेटलमेंट था, यहाँ पे शिप्स वगैरह आते थे काफ़ी दूर दूर से। काफ़ी यहाँ पे मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर्स, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। वेयर हाउस मतलब सामान रखने की जगह होती थी। और फिर इसमें हमें पॉटरी मिल जाती है, अलग अलग जगह से यहाँ पर सामान बेचने के लिए आते थे। तो पॉटरी मतलब पॉट्स वगैरह हमें मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब वही जो स्पेन और पोर्टुगल और इटली वाला जो रीजन है वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि एम्फोर, टॉल डबल हैंडेड जार विथ कंटेन लिक्विड वाइन वगैरह आता था इसमें। और रेड ग्लेज्ड पॉटरी होती थी नोन एज एरेंटेवोर, ठीक है, नेम्ड आफ्टर सिटी है इटली की, वहाँ से रेड ग्लेज पॉटरी आती थी। तो रेड ग्लेज पॉटरी कहाँ से आती थी? इटली से आती थी। और दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टेम्बल्ड मोल्ड, एक मोल्ड में वेट क्ले को रख दिया जाता था। एंड देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी जिस पे रोमन डिज़ाइंस का इस्तेमाल होता था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अरिकोमेडू में आप सिंपल सा अगर समझें तो बहुत सारी हमें चीज़ें जैसे कि पॉटरी हो गए, जेम्स हो गए और ग्लासवेयर, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और स्मॉल टैंक्स, छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं जिसको डाइंग के लिए, मतलब डाई लगाने के लिए, है ना, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं बीड्स, है ना, और सेमी प्रेशस स्टोन और ग्लास वगैरह बनाने के लिए। तो सेमी प्रेशस स्टोन मतलब कीमती पत्थर, ग्लास, बीड्स, ये सब बीड्स होती है ना, मोतियों की माला जो होती है जो पहनते हैं, ये सब हमें देखने के अरिकोमेडू में मिल जाता है। ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। सेवरल पीसेज ऑफ पॉटरी, ठीक है, पॉटरी पर हम लोगों को इंस्क्रिप्शन चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। अब हमें रोम के बारे में बताते हैं। जैसे कि गंगा वैली के आसपास काफ़ी सारी सिटी बसी थी, ऐसे ही यूरोप की वन ऑफ द सबसे बड़ी ओल्डेस्ट सिटीज़ रोम देखने के लिए मिलती है। काफ़ी बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर। इसका यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया में काफ़ी बड़ा फैलाव था। जो ऑगस्टस था इसका वन ऑफ द काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर था जो लगभग आज से 2000 साल पहले हुआ था। सेड दैट, ऐसा माना जाता है कि ऑगस्टस जो था ना उसने ही रोम की स्थापना की थी। और ये सिटी ऑफ मार्बल बोलते हैं कि मार्बल था इस सिटी में। इसके जो रूलर्स होते थे इसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, पैलेसेस वगैरह, एम्फी थिएटर वगैरह बनाए। एम्फी थिएटर मतलब ये कि लोग आराम से रह सकें और घूम घाम सकें, इस तरीके की चीज़ें। और